दोस्तों अब हम देखने वाले हैं वो सारे केसेस जहां पे कंसंट्रेशन के बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं देकर हमें दूसरे के टर्म्स में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी हुई होती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तीन मेन तरीका होता है। एक होता है वाया प्रेशर, वाया टाइट्रेशन एंड तीसरा वाया ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं वाया प्रेशर। अच्छा, कोई गैसियस रिएक्टेंट के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वी कैन सिंपली से दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं V से डिवाइड भी कर सकता हूं एंड प्रेशर जो आ जाएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो एक सिंपल तरीके से देखते हैं क्या है। मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए गैस इज रेट कांस्टेंट है K, वो है मेरा B गैस प्लस C गैस में। ठीक है, ये वाला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे फॉर्मूला रटवाते हैं। मैं इसमें फॉर्मूला रटने का बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। हम लोग बेसिक से करना सीखेंगे एंड उससे हमारा सारे क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या दे रखा है? इनिशियली इन अ closed container, initially in a closed container only A was taken। ठीक है, राइट। टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हम एज्यूम करेंगे और क्लोज कंटेनर बोला है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। T इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू P नॉट। ऑब्वियसली वही का प्रेशर है क्योंकि B और C तो हमारे पास है ही नहीं और तो हमने कुछ डाले ही नहीं है। ठीक है, राइट। एट टाइम T प्रेशर in container is equals to PT। Find K and P infinity। अच्छा, बाय द वे P infinity क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ध्यान दो, A क्योंकि B और C में हमारा कन्वर्ट हो रहा है तो फाइनली 1 मोल से 2 मोल बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा गैस का। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो फिक्स है तो ऑब्वियसली बात है P इंफिनिटी जो होगा वो तो हमारा 2P नॉट ही होने वाला है। वो तो हमने डायरेक्टली निकाल दिए हैं फर्स्ट स्टेप से ही। अच्छा, अब के हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा A हमें दे रहा है B और C, दोनों गैसियस है। T इक्वल्स टू 0 पर A का प्रेशर है P नॉट, B का है 0, C का है 0। T पर इसका प्रेशर होगा P नॉट माइनस X और X। अच्छा, A क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है तो कंसेंट्रेशन ऑफ A इज कंसेंट्रेशन ऑफ A नॉट e टू द पावर माइनस KT जैसे हम लिखते हैं। तो A के लिए हम लिख सकते हैं या नहीं, जो P नॉट माइनस X विल बी इक्वल्स टू P नॉट इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस KT। ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ रेट लॉ दैट वी कैन सिंपली राइट। सो ये अगर हमारा रेट लॉ हमें मालूम है दोस्तों, अब एक चीज ध्यान देना, T टाइम के लिए मैं और एक चीज तो लिख सकता हूं, जो टोटल प्रेशर है P नॉट माइनस X प्लस X दैट इज इक्वल्स टू PT।
तो पी नॉट प्लस एक्स इक्वल्स टू पी टी। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी पी टी माइनस पी नॉट। एंड नाउ सिंपली सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स दैट इज 2 पी नॉट माइनस पी टी दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो ई टू द पावर के टी will be P naught by 2 P naught minus PT. That is what I can write. And simply take the log. तो हमारे पास आ जाएगा K will be equals to 1 by T ln P naught divided by 2 P naught minus PT. So that will come out to be the value of K, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है, राइट। अच्छा, मान लो वही क्वेश्चन पे इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, सम हीलियम गैस यानी कोई भी इनर्ट गैस वॉज ऑल्सो देयर, यानी पी नॉट जो है वो हमारा ए का प्रेशर नहीं है, वो हमारा क्या है, पी नॉट जो है दैट विल बी इक्वल्स टू ए का इनिशियल प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द हीलियम। एंड ध्यान देना, ये एक इनर्ट गैस होने के कारण ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। सो ध्यान देना, जो हमारा पी ए नॉट होगा दैट विल बी पी नॉट माइनस पी वन। मैंने हीलियम का प्रेशर को P1 मान लिया हूं, और ये प्रेशर P1 पूरा रिएक्शन के दौरान ही होने वाला है। तो ध्यान देना, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो PA नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए P1 दैट इज इक्वल्स टू PT, राइट। P1 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। सो ध्यान देना, यहां पर मेरे पास आ जाएगा PA नॉट माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स प्लस ए P1 दैट विल बी PT, राइट। दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू PT। सो x जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी PA नॉट प्लस P1 इज नथिंग बट P नॉट PT माइनस P नॉट। दैट इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। ये हमारे पास x का वैल्यू हो जाएगा। सो PA नॉट minus x will be simply PA naught e to the power minus KT. So PA naught minus x कितना आ जाएगा मेरे पास, PA naught plus P naught minus x minus PT, that is PA naught e to the power minus KT, ठीक है। तो हीलियम का प्रेशर जो है वो तो हमारा P1 है, दे रखा है, वो हमें दे रखा है। तो PA नॉट जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली 2 P नॉट माइनस P1
minus PT, that will be P naught minus P1 e to the power of minus KT. एंड सिंपली यहां से हम लोग इक्वेशन पे निकाल सकते हैं K का वैल्यू। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेशर का एनालिसिस से हम आसानी से, काफी ज्यादा आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2p गैस प्लस 4q गैस। 2p गैस गिव्स अस 4q गैस प्लस r गैस प्लस s लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम को हम ऑब्वियसली गैस के सामने नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 30 मिनट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन। टोटल प्रेशर में ऑब्जर्व करता हूं 317 टॉर, एंड जो हमारा फाइनल प्रेशर ऑब्जर्व होता है वो है 617 टॉर। जो एस लिक्विड का वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू 17 टॉर। देन फाइंड द प्रेशर इन द कंटेनर एट T इक्वल्स टू 75 मिनट्स। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो ये है मेरा सिनेरियो, ध्यान देना। इसके नीचे एकदम थोड़ा सा एक लिक्विड होगा, लिक्विड का वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करेंगे, बट इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एस लिक्विड और एस वेपर जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में होने के कारण जो प्रेशर ऑफ एस होगा that will be 17 torr always। ठीक है, राइट। सो रिएक्शन जो हुआ है वो क्या हुआ है? इनिशियली वी स्टार्टेड विथ प्योर P, तो 2p गैस gave us 4q गैस प्लस r गैस प्लस S लिक्विड। T इक्वल्स टू 0 पर इसका प्रेशर था मान लो P नॉट, इन दोनों का था 0। इसको भी ट्रीट मत करो। T पर ये हो जाएगा P नॉट माइनस 2x, मान लो ये हमारे पास हो जाएगा P नॉट, सॉरी ये हो जाएगा मेरे पास 4x, ये मेरे पास हो जाएगा x, और इनफाइनाइट टाइम बाद ये वाला प्रेशर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p नॉट, ये मेरे पास हो जाएगा P नॉट बाई 2। राइट, ये हमारा सिनेरियो है। अच्छा, इनिशियल का कोई इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम का दिया हुआ है। सो ध्यान देना, 2p नॉट प्लस P नॉट बाई 2 प्लस 17 टॉर, क्योंकि वो 17 टॉर का प्रेशर तो रहेगा ही, वो है मेरा 617 टॉर। तो मेरे पास आ जाएगा 5p नॉट बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 600। तो मेरे पास P नॉट का जो वैल्यू है that will come out to be 240 torr। इनिशियली जो हमने P का प्रेशर लिए थे वो है मेरा 240 टॉर, एंड उसके बाद कोई भी जनरल टाइम पे अगर मैं लिखूं तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा? P नॉट माइनस 2x प्लस 4x प्लस x प्लस 17, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा, and that is given to be equals to 317। तो P नॉट प्लस 3x is equals to 300। तो मेरे पास यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 240, तो ये 60 हो गया, तो ये मेरे पास 20 हो गया। तो x जो आ जाएगा दैट विल बी 20 टॉर। ठीक है। अच्छा, यहां पे गलती मत करना कि हमारा रेट कांस्टेंट है, कि हमारा रेट कांस्टेंट है, तो P के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट 2K होगा, ये गलती मत करना, ठीक है ना? राइट।
तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो P0 माइनस 2x इज इक्वल्स टू P0 e टू द पावर माइनस 2kt। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पर kt लिखने की गलती मत करना। k जो हमें निकालने बोलेगा वो हमारा रेट कांस्टेंट है, वो तो यहां पर लिखा हुआ है। तो p का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो p के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट 2k होगा, q के रेस्पेक्ट में 4k होगा, r के रेस्पेक्ट में k होगा, r के रेस्पेक्ट में k होगा, बट p के रेस्पेक्ट में तो 2k होगा। तो P0 माइनस 2x तो कितना हो जाएगा 200। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 240 e टू द पावर माइनस 60k। तो e टू द पावर 60k इज इक्वल्स टू 6/5। ये हमारे पास आ जाएगा। तो k का वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी 1/60 ln 6/5 मिनट इनवर्स। दैट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k पूछेगा तो ये तो मैंने निकाल दिया, लेकिन कुछ और पूछा है। 75 मिनट का प्रेशर हमें बोला है, तो at T is equals to 75 minutes जो हमारा P0 माइनस 2y होगा 250 माइनस 75k। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 250 माइनस 75k। तो एक काम करो, 75 के बदले 120 कर लो, थोड़ा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहेगा, और कुछ नहीं है। 120 मिनट कर लो, मैं थोड़ा गलत डेटा सेट कर दिया था, तो लेट्स टेक इट एज 120। ठीक है, बाकी तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू P0 इंटू e टू द पावर माइनस 150। नहीं, उससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्या लिया जाए, नहीं चलो कोई फायदा हो रहा है। 240k आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो kt इक्वल्स टू 120 मिनट पे डेफिनेटली मैं ये वाला इक्वेशन लिख सकता हूं। सो नाउ दैट विल बी 240 e टू द पावर, तो माइनस 4 ln 6/5, तो 240 इंटू 5/6 टू द पावर 4। ये है मेरा इसका वैल्यू, एंड इसका वैल्यू हमारे पास अगर एक बार आ चुका है तो y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 240 इंटू 1 माइनस 5/6 टू द पावर 4 टॉर बाई 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एंड y का वैल्यू एक बार आ जाए, जो हमारा टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो होगा दैट विल बी नथिंग बट कितना, P0 प्लस 3x यानी 240 प्लस 360 इंटू 1 माइनस 5/6 होल टू द पावर 4 प्लस 17 torr. So that will give me the total pressure inside the container. 17 करना मत भूलना, क्योंकि इस लिक्विड का प्रेशर जो है वो तो हमारा हर पार्ट पे ही कैरी होने वाला है। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। N2O5 was taken in a CCl4 solution. It is taken in a container which is maintained at constant pressure. प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है एज NO2, N2O4 एंड O2
NO2 और N2O4 तो CCl4 के अंदर डिसॉल्व फॉर्म पे ही रह रहा है, तो वो हमारा प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। ठीक है, O2 जो है वो CCl4 में इंसॉल्युबल होने के कारण वो हमारा बाहर आ रहा है और उसी के कारण हमारा प्रेशर डिफाइन हो रहा है। T इक्वल्स टू 0 पे वॉल्यूम ऑफ O2 वाज 10 ml जो हमने कलेक्ट किए थे एट कांस्टेंट प्रेशर। T इक्वल्स टू 40 मिनट पे वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो है 30 ml एंड इनफाइनाइट टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ O2 है वो हमारा आ रहा है 45 ml। T जो है वो हमारा कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो फाइंड K एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट 80 मिनट्स। अच्छा, बाय द वे N2O5 का रिएक्शन में क्या लिख सकता हूं? इट कैन बी रिटन एज N2O4 और 2 times NO2। आई डोंट केयर, कुछ N2O4 कुछ कंबाइन करेगा, कुछ कंबाइन नहीं करेगा, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम होता है। आई डोंट नो, आई डोंट केयर। या तो इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में, या दोनों की इक्विलिब्रियम मिक्सचर भाड़ में जाए, चाहे जो भी हो। प्लस what is important to us is half O2 gas। ठीक है, right? So try to understand। मान लो हम N2O5 के बारे में अगर हम देखें, ये फाइनली 45 ml जितना O2 को दे सका है, तो इसका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था वो सम कांस्टेंट C इंटू 45 था, और तब ये दोनों 0 था। देखो, फाइनली जितना हमारा O2 का, यानी 45 बोल रहा हूं, सॉरी 90, यहां पे 45 मिलेगा तो ये 90, सॉरी, ये अगर हमें फाइनली 45 ml जितना O2 जो है वो दे चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है शुरुआत पे ही उसका जो कंसेंट्रेशन था CCl4 में, दैट कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट C इंटू 90, क्योंकि प्रेशर अगर हमारा कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। ये चीज तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम समझ ले। तो मान लो कोई एक जनरल टाइम पर T इक्वल्स टू 0 डैश, हम बोलेंगे इसको 0 डैश, मतलब वो 0 तो हमने नहीं लिए है ना, हमने तो कुछ और 0 लिए हैं। अच्छा, हमारा जो T इक्वल्स टू 0 है, यहां पर अगर हमें 10 ml मिल चुका है, तो यहां पर जो हमारा होगा C इंटू 90 माइनस C इंटू 20, क्योंकि ये 10 ml मिल चुका है, तो हमारे पास अब जो बचेगा वो तो इतना ही बचेगा, दैट विल बी 70C। और T इक्वल्स टू 40 मिनट पर, क्योंकि यहां पर हमें 30 ml मिल चुका है, तो यहां पर जो होगा दैट विल बी C माइनस 90 इंटू C माइनस 30, दैट कैन बी रिटन एज 30C। ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फंडा समझो, मैंने किस तरीके से लिख रहा हूं, ये लिख पाना ही मेन इंपॉर्टेंट गेम है। इस पे नंबर ऑफ वेरिएशंस प्रैक्टिकली इनफाइनाइट हो सकता है, तो यहां पर हम ये तो बोल ही नहीं सकते हैं जो इसी फॉर्मूले में से सारे क्वेश्चन हो पाएगा। यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ में किस तरीके से रिलेट किया उस बात को देख लो। एंड नाउ इसके बाद तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 30C can be simply written as 70C into e to the power minus 40K। तो K हमारे पास जो आ जाएगा that will be 1/40 ln 7/3 minute inverse।
ठीक है, ये हमारा के हो जाएगा। और ये एक बार के हो जाए तो उसके बाद हम जो लिख सकते हैं 80 मिनट पे क्या होगा वो पूछा गया है। तो x इंटू सी, एक्स मैंने कुछ मान लिया, x क्या है वो बाद में देखेंगे, x इंटू सी दैट कैन बी रिटन एज 70c e टू द पावर माइनस k इंटू 40, सॉरी 80। तो दैट विल बी 70c e to the power ln of 7/3 whole to the power -2। तो ln तो खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 70 इंटू 9/49, दैट विल बी 90/7। ठीक है, ये मेरा है x इंटू सी का वैल्यू। ध्यान देना x इंटू सी मेरा क्या होगा, दैट विल बी, सॉरी यहां पे c लिखना, c तो था यहां पे 90c माइनस 2v इंटू सी। यहां पर जो वॉल्यूम निकलेगा उसका डबल करके तो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वही तो हमारा x है आगे का। सो व्हाट आई कैन राइट इज 90 माइनस 2v of O2, 90 minus 7, तो वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास हो जाएगा 720/7/2, 360/7 ml। सही क्या हो या गलत क्या हो एक बार चेक कर लेता हूं फटाफट। यहां पर हो जाएगा हमारा 97/c, बिल्कुल सही है। तो 90 माइनस 2v2, 90/7, तो ये हो जाएगा हमारा 630। 630 माइनस 90 कितना होता है 540, सॉरी 270/7, 270/7 ml। खैर वो तो कैलकुलेशन है, वो समझ जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, इस बात को हम सबसे पहले समझते हैं। सो प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैसेस को लेकर हम किस तरीके से डील किए हैं वो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। अगला हम देखेंगे वाया टाइट्रेशन। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो हम लोग अब टाइट्रेशन के बारे में देखते हैं। दैट टाइट्रेशन कैन बी आइदर एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और अ रेडॉक्स टाइट्रेशन, दैट डजंट मैटर। सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, मुद्दे की बात तो हर जगह पे सेम ही रहने वाला है। लेट्स सी। H2O2 decomposes as H2O2 gives you H2O liquid plus half O2। O2 गैस जो है वो तो हमारा गैस होके बाहर निकल जा रहा है। तो ये वाला डिकम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया, 2 ml सैंपल ऑफ H2O2 लिया और उसको मैं बाहर लेते जा रहा हूं। यानी H2O2 बहुत सारे हैं, एक ड्रॉपर से 2 ml बाहर निकाला एट डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम और उसको मैं डाल दे रहा हूं, और वो वाला जो सॉल्यूशन है उसको मैं टाइट्रेट कर रहा हूं अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ अ नोन मोलैरिटी। ठीक है, वो अननोन मोलैरिटी नहीं है, वो एक नोन मोलैरिटी का है। सो मैंने देखा जब मैं T = 10 मिनट पर लिया तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो मुझे जरूरत पड़ी है टाइट्रेशन के लिए दैट वाज 16 cc, एंड जब 20 ml के बाद 20 मिनट के बाद मैं ले रहा हूं दैट इज इक्वल्स टू 8 cc। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, तो क्या फंडा है उस बात को समझो। अच्छा, मान लो कोई भी इंस्टेंट पे लेट concentration of H2O2 at any instant is equals to C। तो millimoles of H2O2 taken is equals to 2C, क्योंकि 2 ml में ले रहा हूं हर बार।
कंसेंट्रेशन C हमारा बदल रहा है टाइम के साथ, लेकिन जो हमारा मिली मोल्स ऑफ H2O2 ले रहा हूं उसको तो मैं हमेशा ही 2C बोल रहा हूं। ठीक है, राइट। अच्छा, लेट कंसेंट्रेशन ऑफ KMnO4 जो कि हमारा कांस्टेंट है वो है हमारा C0। तो मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 जो मैं हर बार ले रहा हूं दैट विल बी C0 into V। अब भाड़ में जाए, मुझे एन फैक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 will be N1 into 2C, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 will be उसका N फैक्टर N2 into C0V। हाँ, खैर हमें मालूम है क्या होने वाला है। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम पे टाइट्रेट करेंगे, N2 मेरा 5 है, H2O2 का तो हमेशा ही 2 होता है, लेकिन वो उसका नॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम बिना उस नॉलेज पर भी आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। तो व्हाट आई कैन राइट इज N1 into 2C N2 into C0V। तो C जो आएगा दैट विल बी C0 N2 by 2N1 into V, यानी जो हमारा कंसेंट्रेशन है H2O2 का वो हमारा वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 के साथ ही तो प्रोपोर्शनल आ रहा है, राइट। सो T इक्वल्स टू 10 मिनट पे V1 इक्वल्स टू 16 ml, तो C1 will be equals to some constant alpha into V1, so that will be 16 alpha। और T equals to 20 मिनट पे जो हमारा V2 है that is 8 ml, तो मेरे पास C2 जो आएगा that is equals to 8 alpha। ये मेरे पास C1 और C2 का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, ये 10 मिनट पे, ये 20 मिनट पे, राइट। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो कुछ C0 है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो C1 विल बी C0 e to the power -10K and C2 will be C0 into e to the power -20K। वो C0 और ये C0 सेम नहीं है, ये C0 तो उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन है। आई डोंट केयर, आई डोंट नीड टू नो, एंड वी कैन सिंपली डिवाइड द टू। C1 by C2 will be e to the power of 10K and this will be equals to 2, तो K will be simply ln2 by 10 मिनट इनवर्स। ये हमारे पास K का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फंडा है। एक बार बात को समझ लो, मैं यहां पर फॉर्मूला का बम्बार्डमेंट करना ही नहीं चाह रहा हूं। बहुत सारे जगहों पे अजीबोगरीब तरीके का फॉर्मूला दिया हुआ होता है, 10 अलग अलग केसेस के लिए 10 अलग अलग फॉर्मूला लिखवाया जाता है। मैं ये बोल रहा हूं फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं है, हम कंप्लीट कॉमन सेंस से भी हम इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, लेट्स सी और क्या पूछा जा सकता है। मान लो हमारे पास ये हो रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।
ठीक है। किस तरीके से हो रहा है? RCOOR डैश प्लस H2O rate constant K in presence of H plus catalytic gives RCOOH plus R dash OH। ठीक है, अगेन सेम कर रहा हूं डिकम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए। 2 ml सैंपल taken out and titrated with NaOH of known molarity। ठीक है, अच्छा, T इक्वल्स टू T1 पे जो NaOH का रिक्वायरमेंट पड़ा वो है V1 ml, और T इक्वल्स टू T2 पे जो रिक्वायरमेंट पड़ा वो V2 ml अगर पड़ा तो K का वैल्यू हमारा क्या होगा? अच्छा, NaOH पहली बात तो किसके साथ टाइट्रेट होगा? ध्यान दो, वो तो केवल इसी के साथ हमारा टाइट्रेट होने वाला है, वो तो मेरा इसी के साथ टाइट्रेट होने वाला है। ठीक है, सो ध्यान देना, कंसेंट्रेशन ऑफ RCOOH विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH, जो एन फैक्टर से हमने किए हैं। अगेन एन फैक्टर क्या है वो जानने की कोई जरूरत नहीं है, बट RCOOH का जो हमारा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा कंसेंट्रेशन होगा, वो वॉल्यूम ऑफ NaOH के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बट RCOOH का कंसेंट्रेशन क्या होता है? जो हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर है C0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। ठीक है, ये हमारा RCOOH का कंसेंट्रेशन होगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है, राइट। तो सिंपली अगर हम दो अलग अलग टाइम पे लिखे, C0 इंटू 1 माइनस KT1 विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अल्फा इंटू V1, और C0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर minus KT2 will be simply alpha into V2. And now we can simply divide the two. तो मेरे पास आ जाएगा 1 minus e to the power minus KT1, 1 minus e to the power minus KT2 will be V1 by V2, और ये वाला इक्वेशन से simply we have to find the value of K, and that is pretty simple and straightforward. सब कुछ नोन है, T1 T2 नोन है, V1 V2 नोन है, वहां से उस इक्वेशन से हम लोग K का वैल्यू जो है वो हम सिंपली निकाल डालेंगे, राइट। ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। Bn plus by some first order reaction is getting converted to Bn plus 4 plus। हाँ, साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट आई डोंट केयर। Now to measure the rate constant, a reducing agent is added that reacts with only Bn plus and Bn plus 4 plus। Bn plus का जो reducing agent के साथ वो convert होता है Bn minus 2 plus पे, और Bn plus 4 plus जो reducing agent है उस पर हमारा convert होता है N minus 1 plus पे। ठीक है, now finite volume of samples are taken of the solution। T इक्वल्स टू 0 पे वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट जो रिक्वायर्ड हो रहा है वो है मेरा 25 ml,
और t इक्वल्स टू 10 मिनट पर जो वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हो रहा है वो है हमारा 32 ml। अगर पहले वाले रिडक्शन में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर 2 है और अगले वाले पे हमारा 3 है, तो सवाल ये है जो k का वैल्यू हमारा कितना होने वाला है। इनिशियली केवल और केवल मेरा bn प्लस ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो t इक्वल्स टू 0 पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ bn प्लस है वो मान लो है हमारा C0। अच्छा, इसका जो हमारा n फैक्टर है वो ध्यान देना 2 है और इसका जो हमारा n फैक्टर है वो ध्यान देना हमारा 3 है। ठीक है, राइट। तो t इक्वल्स टू 0 पे ये हमारा है bn प्लस जो कि हमारा C0 है, राइट। सो जो हमारा फाइनाइट वॉल्यूम सैंपल ले रहा हूं वो अगर मेरा V है तो मिली मोल्स ऑफ Bn plus is equals to C on into V. So milli equivalent of Bn plus will be simply equals to 2 C0 into V. Right? अच्छा, इसका कंसेंट्रेशन तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, इस वाले चीज का कंसेंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, मान लेता हूं C1। अच्छा, मिलीमोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू C1 इंटू 25। ये हमारा मिलीमोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। सो milli equivalent of the reducing agent will be, इसका तो n factor 2 है, so that will be 50 C1। ठीक है, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 C1 will be 2 C0 into V। That is the first relation that I can write। अच्छा, चलो दोस्तों अगला देखते हैं। अच्छा, यहां पर जब मेरा रिएक्शन होगा तो Bn प्लस मेरा कन्वर्ट हो रहा है Bn प्लस 4 प्लस में। t इक्वल्स टू 0 पर तो इसका कंसेंट्रेशन था C0, इसका था 0। कोई भी t पर ये हो जाएगा C0 माइनस x और ये मेरा हो जाएगा x, राइट। सो t पर इसका मिलीमोल्स कितना हो जाएगा, C0 माइनस x इंटू V और इसका हो जाएगा xv। तो इसका जो मिली इक्विवेलेंस होगा दैट विल बी 2 C0 माइनस xv और ये हो जाएगा 5xv। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी तो ये इतना ही मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम करेगा, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट का मिलीमोल होगा दैट विल बी 2 C0 माइनस xv डिवाइडेड बाई 2 जो रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर है, और ये जो मिलीमोल कंज्यूम करेगा दैट विल बी 5xv बाई 3। सो टोटल मिलीमोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो कंज्यूम हो रहा है दैट इज 2 C0 माइनस xv बाई 2 प्लस 5xv बाई 3 and try to realize that will be 32 into C0। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी
C naught V plus 2x/3V, that will be 32 C naught। ठीक है, 2 काट दो, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड हमारे पास यहां से अगर मैं 2 से काट दूं तो C naught V का वैल्यू तो मालूम है, दैट विल बी 25 C1। सॉरी, ये C1 है, हाँ, सॉरी, हाँ, ये हम लोग लिख सकते हैं। सो मेरे पास ये आ जाएगा जो 2x/3V, that will be equals to 7C1, यानी xv का वैल्यू हो जाएगा 21/2 इंटू C1। राइट, सो मेरे पास C नॉट का V का वैल्यू मालूम है और xv का वैल्यू मालूम है। सो दोस्तों, C नॉट माइनस x, C नॉट इंटू e टू द पावर माइनस KT, C नॉट माइनस x दोनों तरफ V से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 माइनस 21/2 e टू द पावर माइनस KT, ये तो हमारा 10 मिनट पे है तो -10K। V से मन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस 10K, 1 माइनस ये 50 हो जाएगा 0.42, 0.58। ठीक है, सो K का जो वैल्यू आ जाएगा -ln 0.58/10 मिनट इनवर्स। इन सब, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैंने उठाया हूं। बाकी सब जगह पर ये वाला पार्ट जो है वो मिसिंग होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर को सेम मान लिया जाता है, वो भी डिफरेंट हो सकता है, बट उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लुक एट द कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सही है, लेकिन बाकी अदरवाइज लुक एट द कैलकुलेशन, कंसेप्चुअली वी आर कंप्लीटली डन। ओके ओके दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन और एक फंडा जो देखते हैं वो है वाया ऑप्टिकल रोटेशन। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो क्लासिक कॉन्सेप्ट है वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, अच्छा, केन शुगर क्या होता है? केन शुगर इज बेसिकली सुक्रोज। ये via first order reaction in presence of H plus and water gets converted to a glucose and fructose। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों जो है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अच्छा, इसका जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा नॉट, वो होता है मेरा +66.5 डिग्री। इसका जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है दैट इज 52.5 डिग्री, और इसका जो हमारा अल्फा नॉट होता है -92 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारा डेक्स्ट्रो है, ये हमारा डेक्स्ट्रो है, और ये हमारा लिवो है। स्पेसिफिक रोटेशन एक बार याद करवाता हूं, ऑर्गेनिक में करवाया गया था लेकिन फिर भी एक बार याद करवाता हूं। जो पोलैरोमीटर ट्यूब है उसका लेंथ अगर मैं 1 डेसीमीटर लूं तो
कंसेंट्रेशन अगर मेरा 1 है, 1 मोलर है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो जितने से रोटेट करता है दैट इज कॉल्ड इट स्पेसिफिक रोटेशन। पोलैरोमीटर ट्यूब का हमारा जो लेंथ है वो हमेशा ही डेसीमीटर पे हम रखते हैं, तो 1 डेसीमीटर पे हम रखते हैं। तो जो बेसिकली ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होता है हमारा उसका स्पेसिफिक रोटेशन इनटू उसका कंसंट्रेशन। जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन होता है R दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू C। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ द पोलैरोमीटर ट्यूब तो हमेशा 1 डेसीमीटर पे फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, राइट। सो ध्यान दो, इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनिशियली अगर हम प्योर सुक्रोज यानी केन शुगर लेते हैं, सो दैट विल बी अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी सैंपल। दैट विल बी अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी सैंपल। एंड एज टाइम प्रोसीड, ध्यान देना जो प्रोडक्ट साइड है दोनों इक्विमोलर अमाउंट पे बन रहा है, तो इसका मैं अगर इसका सॉल्यूशन का अगर मैं अल्फा देखूं, इन दोनों का 1 मोलर मिक्सचर का अगर मैं अल्फा नॉट देखूं, तो दैट विल बी माइनस 39.5 डिग्री। सो दैट इज बेसिकली माई लिवोरोटेटरी, जो हम साफ साफ देख सकते हैं। सो जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा, जब हमारा ये शुगर बनेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो उस टाइम पे हमारा जो नेट सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बिकम लिवोरोटेटरी। सो अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी सॉल्यूशन बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैज बीन कन्वर्टेड टू अ लिवोरोटेटरी सैंपल। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि वो डेक्स्ट्रो से लिवो पे कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हाँ, ऑब्वियसली कोई एक इंस्टेंट आएगा जहां पर हमारा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बनने वाला है। सो द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एट t equals to 0, pure sucrose was taken। मैंने प्योर सुक्रोज जो है वो मैंने लिया। ठीक है, जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन आया, जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन आया वो आया है मेरा θ1 डिग्रीज। ठीक है, और t इक्वल्स टू t पर जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन आया है वो अगर हमारा θ2 डिग्रीज आया है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अच्छा, बार बार एक चीज ध्यान दो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का अलग से देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो हमारा हमेशा ही इक्विमोलर अमाउंट पे ही होगा। तो मैंने क्या मान लिया, जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज है वो मैंने मान लिया अल्फा 1 डिग्री, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मैंने मान लिया अल्फा 2 डिग्रीज। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज इज अल्फा 1 डिग्री एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 2 डिग्रीज। दैट इज व्हाट इट इज गिवन टू अस। ठीक है, इसको अल्फा के बदले माइनस अल्फा 2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं ये लिवोरोटेटरी है। ठीक है, अब हम लोग इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज वो हम मान लेते हैं C0। तो ऑब्वियस सी बात है,
हम जो लिख सकते हैं that will be theta 1 degree will be alpha 1 into C naught. That is what I can write. डिग्री को हटा दो, सिंपल वैल्यू में ये लिख सकता हूं. Now, कोई भी जनरल टाइम में सुक्रोज गिव्स मी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ये C नॉट है, ये जीरो है, ये जीरो है. ये C नॉट माइनस एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है. तो जनरल टाइम टी पे थीटा 2 जो होगा that will be alpha 1 into C naught minus x minus alpha 2 into x. ठीक है. So मेरे पास क्या आ जाएगा? That will be alpha 1 C naught minus alpha 1 plus alpha 2 into x. That will be theta 1 alpha 2 into x. राइट, समझ में आ गया. सो थीटा 2 माइनस थीटा 1, सॉरी थीटा 1 माइनस थीटा 2, दैट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स. ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन राइट. ये चीज जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. सो सी नॉट का वैल्यू मुझे मालूम है थीटा 1 इंटू अल्फा 1 और एक्स का वैल्यू भी मुझे मालूम है. सो सी नॉट माइनस एक्स विल बी थीटा 1 बाई अल्फा 1 बाई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ C naught minus x, and that will be C naught into e to the power minus kt. So what I can write is theta 1 by alpha 1, theta 1 minus theta 2, theta 1 plus theta 2 is equals to theta 1 by alpha 1 e to the power minus kt. We can simply find the value of k from here. ये वाला जो ऑप्टिकल रोटेशन का फंडा है, सारे क्वेश्चंस हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं. ओके ओके दोस्तों, क्या है इसमें? A plus H2O, H plus catalytic gives you B plus C. A alpha naught equals to plus 60 degree and alpha B naught equals to 40 degree and alpha C naught is minus 60 degree. T equals to 20 मिनट पे थीटा 1 जो है वो है मेरा 5 डिग्री और इनफाइनाइट टाइम के बाद जो हम ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अगर हमारा minus 20 डिग्री है तो ये वाला रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होगा. ठीक है, अच्छा तो रिएक्शन के बारे में देखते हैं. भाड़ में जाए वाटर, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. तो T इक्वल्स टू 0 पर ये C नॉट था, ये 0 था, ये 0 था. T पर ये C नॉट माइनस एक्स है, एक्स है, एक्स है और इनफाइनाइट टाइम बाद ये 0 है, ये C नॉट है, ये C नॉट है. तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? पहला इंफिनिटी वाला यूज कर लेता हूं. तो C नॉट इंटू अल्फा बी प्लस C नॉट इंटू अल्फा सी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू थीटा 2. तो C नॉट 40 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा है माइनस 20. ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन राइट. तो C नॉट की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 1 मोलर. वी आर लकी, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो हमें 1 मोलर दे रखा है. एंड सिमिलरली अगर हम ध्यान दें कोई भी जनरल टाइम टी पर, तो C नॉट माइनस एक्स इंटू अल्फा ए प्लस एक्स इंटू अल्फा बी
plus x into alpha c, that will be theta 1. C नॉट तो 1 है, तो अल्फा a that is 60. ठीक है, मैं डेटा थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, ऐसे क्यों? सॉरी, मैं गलत लिख दिया था, सॉरी दोस्तों, ये 80 दिया हुआ है, सॉरी, हाँ दोनों 60 ले लिया था मैंने, सॉरी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.5, या बाकी और कंसेप्चुअली कोई डिफरेंट नहीं है, सॉरी मैं डेटा गलत लिया था, लिखने में गलती कर दिया था। एंड नाउ C नॉट माइनस एक्स यानी 0.5 माइनस एक्स, अल्फा ए का वैल्यू कितना है 60 प्लस 40x माइनस 80x, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हम क्या लिख सकते हैं 30, ये माइनस 60 माइनस 80 प्लस, तो कितना हो जाएगा 100x, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो x हो जाएगा मेरे पास 0.25 मोलर। वाओ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। 20 मिनट्स पे 0.5 मोलर से 0.25 मोलर में कन्वर्ट हुआ है, तो t हाफ, दैट विल बी सिंपली 20 मिनट्स। के पूछेगा ln2/20 मिनट इनवर्स। सो दोस्तों, अलग अलग टर्म्स पे अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, यही तीन मेन होता है। उसके अंदर भी सारे केसेस हमने कर लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो अलग अलग केसेस हमें दिया हुआ है, वो अलग अलग केसेस के सहारे भी हम फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो हम निकाल सकते हैं। बाकी ऑर्डर पे क्या होगा, बाकी ऑर्डर हमारे सिलेबस पे ही नहीं है। ये वाला मॉनिटरिंग जो है वो केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही हमें करना पड़ता है। ओके।